नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो अभी हमारी क्लासें चल रही हैं वो भारत के पुरातात्विक जो खोजों का इतिहास है उसके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी जो हम धारा में चल रहे थे तो हमने जो अध्ययन करना आरंभ किया था वो किया था एशियाटिक सोसाइटी के साथ। और हमने देखा था कि कैसे एशियाटिक सोसाइटी भारत में जो एएसआई की स्थापना हुई 1861 में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, उसकी कैसे पृष्ठभूमि का निर्माण कर रहा है। इसी संदर्भ में हमने कुछ महत्वपूर्ण जो हमारी लास्ट क्लास थी उन विद्वानों का अध्ययन किया था, जैसे कि विलियम जोन्स, जैसे कि चार्ल्स विल्किंस और जैसे कि एच.टी. कोलब्रुक, कि किस प्रकार उन महान विद्वानों के द्वारा जो भारत का प्राचीन अतीत था उसको सामने रखा गया। आज की क्लास भी जो हमारी पूर्व क्लास थी उसका विस्तार है। आज हम ये देखेंगे कि जो एक संस्था स्थापित हुई थी एशियाटिक सोसाइटी, जिसने कि भारत में एक तरह से पुरातात्विक स्रोतों का, भारत के ऐसे साहित्यिक वैज्ञानिक ग्रंथ जो कि दुनिया की नज़रों से ओझल थे उनको दुनिया की नज़र में लाने का काम किया। लेकिन वास्तव में ये कार्य जो था वो किसके माध्यम से किया गया। देखिए, आज का जैसा कि आप सभी जमाना जानते हैं कि सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया पे हम किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी गांव में रहते हो, तो हम किससे जुड़ जाते हैं? भारत के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं, एशिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं और वर्ल्ड के किसी भी कोने से जुड़ जाते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आज से लगभग अगर बात करें तो कितना ऑलमोस्ट 250 वर्ष से ऊपर का समय हो गया है, तब क्या ऐसी कोई व्यवस्था थी क्या आदमी अपने विचारों से एक दूसरे को परिचित करा सके? हमने एशियाटिक सोसाइटी की तो स्थापना कर दी, कहाँ पर? कैलकाटा में, कलकत्ता में, इसकी अब क्या कहा जाता है, कोलकाता कहा जाता है। वहाँ पर हमने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर दी। लेकिन जो पुरातत्व की सामग्रियाँ थीं वो पूरे भारत में फैली पड़ी थीं, साहित्यिक ग्रंथ जो थे पूरे भारत में फैले पड़े थे। और धीरे धीरे ब्रिटिश सत्ता का प्रसार हो रहा था। कहाँ से? बंगाल से निकलकर वो पश्चिम की तरफ बढ़ रही थी, तो उसका क्षेत्र भी विस्तार कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में हर विद्वान के लिए संभव नहीं था कि वो बिहार में काम कर रहा है या वो काम कर रहा है मध्य प्रदेश में या राजस्थान में काम कर रहा है, तो वो हर बार अपनी जो भी उसने नई डिस्कवरी की है या किसी पुस्तक का उसने अनुवाद किया है या कोई नई चीज खोजी है तो उसको लेकर कलकत्ता जाए। ये संभव नहीं था। तो ऐसा प्रयास किया गया, कोई एक ऐसा माध्यम निकाला जाए, कोई ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म ढूंढ लिया जाए जहां पर कि जो विद्वान व्यक्ति हैं, जिनकी की भारतीय इतिहास में रुचि है, वो सारे एक जगह जुड़ जाएं और वहां से वो अपनी बात को एक दूसरे को शेयर कर सकें। तो आपके दृष्टिकोण से उस दौर में ऐसा साझा माध्यम क्या हो सकता था? थोड़ा दिमाग लगाइए। ऐसा क्या खोज की जा सकती थी कि व्यक्ति कलकत्ता नहीं आए और अपने विचार जो हैं या उसकी खोज जो हैं या वो जो इंटरेस्टिंग काम कर रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में, कला के संदर्भ में, संस्कृति के संदर्भ में, वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचा दे? क्या माध्यम हो सकता था? देखिए, उसका माध्यम हुआ क्या? अब वो चीज सामने आई जो कि ना केवल आधुनिक भारत की प्रथम थी बल्कि समूचे एशिया की भी प्रथम थी। और ये चीज थी एशियाटिक रिसर्च। क्या थी? ये पत्रिका थी। ये ना केवल भारतवर्ष की बल्कि समूचे एशिया की पहली क्या थी? शोध पत्रिका थी।
अब क्या फायदा हुआ इससे? अब विद्वानों को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। कलकत्ता, उन्होंने किसी भी ग्रंथ का अनुवाद किया, कोई भी महत्वपूर्ण खोज करी, वो क्या करते थे, ये पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, अपना लेख यहाँ भेज देते थे कि भाई ये आपका जो पत्रिका है, मैंने मध्य प्रदेश में ये सांची के संदर्भ में ये खोज करी है, इसको आप छपवा देना। वहां पे संपादक मंडल बैठा रहता था, वो अध्ययन करता था कि वास्तव में जो ये विद्वान इस बात का दावा कर रहा है कि इसने नई खोज करी है, क्या ये नई खोज है, क्या इस पत्रिका में छपने लायक है। और जब मान लिया जाता था कि छपने लायक है तो इस पत्रिका में वो छप जाया करती थी। अर्थात इसने क्या किया, जो भारत में काम कर रहे थे व्यक्ति, शोध के संदर्भ में, नई अनुसंधान के संदर्भ में, उनको क्या दे दिया, एक साझा मंच प्रदान कर दिया। ये बहुत जरूरी था। और ये मंच, ये पत्रिका पूरे समूचे एशिया की पहली शोध पत्रिका थी। जितना भी काम हुआ है एशियाटिक सोसाइटी का, चाहे अभिलेखों का खोज हो, चाहे अनुवाद किए हों ग्रंथों के, वो सब किस में आते थे, इस पत्रिका में छपते थे। अर्थात एक्चुअली में जो एशियाटिक सोसाइटी का इतिहास आया है हमारे सामने, वो किस पत्रिका के माध्यम से आया, इस पत्रिका के माध्यम से। अब इसका थोड़ा सा हमने ये बैकग्राउंड समझ लिया कि कैसे आई, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, और इसकी आवश्यकता शुरुआत के 4 साल में ही हमारे सामने आ गई कि विलियम जोन्स को लगा कि यार हर व्यक्ति तो कलकत्ता नहीं आ सकता, तो ऐसी पत्रिका बनाओ जो इस शोध को प्रकाशित कर सके। तो इस पत्रिका की स्थापना जो थी 1788 ईस्वी में कर दी, और विलियम जोन्स इसके क्या बने, पहले संपादक, और अपनी मृत्यु तक आजीवन 1794 ईस्वी तक इसके संपादक बने रहे। अर्थात एशियाटिक रिसर्च जो पत्रिका थी उसकी स्थापना हो गई 1788 में। विलियम जोन्स इसके पहले संपादक बन गए। जब विलियम जोन्स की डेथ हो गई तो इसके बाद तत्कालीन भारत के गवर्नर जॉन शोर इसके क्या बन गए, संपादक। फिर उसके बाद H.T. कोलब्रुक बने, और लास्ट इसके संपादक थे महान विद्वान जेम्स प्रिंसेप। इस जो पत्रिका थी इसके 20 खंड प्रकाशित हुए, विशाल खंड, मतलब बहुत मोटे मोटे ग्रंथ, जिनमें भारतीय इतिहास सभ्यता का पूरा जो है वर्णन किया गया था। तो ये आपने समझा कितनी इंपॉर्टेंट पत्रिका थी ये, और ये 1830 के दशक तक लगातार छपती गई। अब वही बात मैं आपको बार बार को रे दूंगा, 1830 का दशक मतलब 1830 का दशक का क्या मतलब है, 30 से 40 नहीं, 1 जनवरी 1830 से 31 दिसंबर 1839, ऐसे नहीं बोलते 1830। जब आपको बता दिया तो फिर जिसको पता नहीं है उस स्टूडेंट और आप स्टूडेंट में, कि आप बिल्कुल स्पेसिफिक बात करो, सर यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक खत्म होगा। 1830 के दशक तक ये पत्रिका चलती रही, लेकिन धीरे धीरे ये पत्रिका कम लोकप्रिय होने लगी। वजह क्या थी, कई बार तो इसका 2 साल में एक संस्करण निकलता था, कई बार 3 साल लग जाते थे। तो जो लगातार नई खोजें हो रही थी उसका पता विद्वानों को नहीं चल पाता था। तो इस संदर्भ में जेम्स प्रिंसेप ने सोचा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम जितनी इंपॉर्टेंट खोज कर रहे हैं पूरे भारत में, जो विद्वान व्यक्ति हैं उस तक सूचना जल्दी पहुंचनी चाहिए। तो ये जो पत्रिका थी एक दूसरी पत्रिका में कन्वर्ट हो गई, जिसका नाम था जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। फिर इस पत्रिका ने मोर्चा संभाल लिया जो इसकी अनुषंगी या इसी से उत्पन्न थी।
और अब इसके हर तीसरे महीने में या कई बार तो प्रत्येक महीने में संस्करण निकलने लगे, ताकि जल्दी जल्दी जो खोजें हो रही हैं उसके बारे में विद्वानों को पता लग सके। लेकिन अब आपसे मैं पूछ लूं कि एशियाटिक रिसर्च का क्या योगदान रहा था, इस पत्रिका का क्या योगदान रहा है? एक्चुअल में इसका वही योगदान है जो किसका योगदान है? एशियाटिक सोसाइटी का। एशियाटिक सोसाइटी की सारी गतिविधियां किसके माध्यम से हो रही हैं? एशियाटिक रिसर्च पत्रिका के माध्यम से। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि इसका क्या योगदान था, तो आप इसको सीधे सरल सिंपल शब्दों में क्या बता सकते हो कि सर इसके वही योगदान है जो एशियाटिक सोसाइटी के थे। एशियाटिक सोसाइटी के क्या योगदान थे? प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्खोज, सबसे बड़ी बात। पुनर्खोज कैसे करी? प्राचीन भारतीय इतिहास की कालक्रम निर्धारित करके। कालक्रम कैसे निर्धारित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे करके? सैंड्रोकॉट्टस से करके। भारतीय इतिहास का पुनर्खोज कैसे हुई? जब भारत की प्राचीन लिपियां पढ़ ली गईं। प्राचीन लिपियां किसके द्वारा पढ़ी गईं? सबसे इंपॉर्टेंट, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। कौन सी? ब्राह्मी और खरोष्टी। तो लिपियों को पढ़ने से अभिलेख पढ़ने में आ गए। और क्या हुआ? प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्खोज हो गई। और क्या योगदान है? प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की उत्कृष्टता को ना केवल भारतीयों बल्कि समूचे विश्व के सामने प्रदर्शित करना। समूचे विश्व के सामने प्रस्तुत करना, यह इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इतना ही नहीं था इसका योगदान, और क्या योगदान था? यदि आप इसके योगदान की बात करेंगे तो इसका योगदान ये भी था कि भारतीय विज्ञान, कला, साहित्य की उत्कृष्टता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना। विज्ञान की उत्कृष्टता कैसे साबित हुई? 1817 में जब H.T. कोलब्रुक ने किसका अनुवाद किया था? ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत का, और भास्कराचार्य के लीलावती का। तभी तो उनको पता चला कि शून्य और दशमलव, जो इसको हम अरबों की थाती समझते थे, अरबों की देन समझते, तो वास्तव में किसकी देन है? भारतीयों की देन है। साहित्य और कला के बारे में कैसा पता चला? साहित्य की बात करें तो पहली कृति कौन सी थी? भगवद गीता। कब आई थी? 1785 ईस्वी में। इसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम, इसी प्रकार मनुस्मृति हुआ था नहीं, इनका सबका अनुवाद हुआ था। और फिर 1824 ईस्वी में H.T. कोलब्रुक ने जो भारत के 6 वेदांत दर्शन थे उनको दुनिया के सामने रखा। ऑन द एसे ऑफ फिलॉसफी ऑफ हिंदूज, तो 6 दर्शन आ गया। तो क्या हुआ? दुनिया को क्या पता चला कि जिस देश पर एक्चुअली में हम ये दावा कर रहे हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम दुनिया के जो हैं सबसे बड़े विजेता हैं, हमारी संस्कृति सबसे उत्कृष्ट है, लेकिन एक्चुअल में संस्कृति तो भारत की उत्कृष्ट है। क्योंकि जब भारत में इन ग्रंथों की रचना की जा रही थी, तब यूरोप में, या दूसरे शब्दों में कहें ब्रिटेन में, तो कोई संस्कृति विद्यमान ही नहीं थी उस वक्त। कुछ नहीं था, तो जनजातियों का जीवन जी रहे थे।
असली संस्कृति तो भारत में थी इस समय। तो इससे क्या हुआ, भारत की सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान, कला, ये कैसे ये वहीं पहुंच गई यूरोप में। और आप देखिए इस पत्रिका की इतनी डिमांड थी पूरे यूरोप में, ये जैसे ही इसका संस्करण निकलता था इसकी प्रतियां लंदन पहुंच जाती थी। लंदन के जो बड़े बड़े घर के लोग थे जिनको पढ़ने का शौक था, उनको पता चलता था अरे यार इंडिया में ये नई नई खोजें हो रही हैं। और फ्रांस और जर्मनी और दूसरे देशों में तो स्थिति ये थी कि इसकी पायरेटेड कॉपियां बिकती थी। पायरेटेड कॉपी मतलब ओरिजिनल वहां की नहीं बल्कि फोटो स्टेट करा के प्रिंट करा के बेच देना। जैसे हमारे बाजार में नोट्स मिलते हैं ना, सर तो क्लास में पढ़ा रहे हैं लेकिन नोट्स बाजार में भी मिल जाते हैं, दिल्ली के भी ले लो कहीं के भी ले लो। होता है कि नहीं होता? कपड़ों में भी यही होता है, पता लगा कपड़ा बन रहा है लिवाइस का और वो लोकल बाजार में भी बिक रहा है। तो इसकी डिमांड इतनी शानदार थी क्योंकि ये काम इतना अच्छा कर रही थी भारतीय इतिहास के संदर्भ में। कोई दूसरी पत्रिका इस तरह का कार्य उससे पहले कर ही नहीं सकी थी, और करती भी कहां से, कोई थी ही नहीं। यही पहली पत्रिका थी जिसने पूरे भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हुई कि नहीं हुई इंपॉर्टेंट पत्रिका? तो कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसका भारतीय इतिहास के संदर्भ में। अब हम कुछ ऐसी मॉन्यूमेंट्स को देखेंगे जिनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हम अभी जो हमारी पुरातत्व की क्लास चल रही है, हम इसमें मॉन्यूमेंट्स अर्थात स्मारकों के माध्यम से भी अध्ययन करेंगे, और जो विद्वान हैं, जिन विद्वानों ने योगदान दिया है उसके माध्यम से भी अध्ययन करेंगे। अब जैसे बात करते हैं हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आपको पता चलेगा जब हम अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं। अब पहले भी क्वेश्चन मैं बताता चल रहा हूं कि विद्वानों से कैसे क्वेश्चन बने, विलियम जोन्स से कैसे बन चुका है क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, एच.टी. कोलब्रुक से कैसे पूछा जा चुका है क्या बन सकता है। इसी प्रकार विल्सन थे, चार्ल्स विल्किंस थे, उनके ऊपर तो क्वेश्चन आ ही चुका है, 2-3 बार अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। अब यहां से जो जो आपको मैं दिखाऊंगा यहां से क्वेश्चन बन भी गए चुके हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना भी। और ये इंटरेस्टिंग इतना है कि आनंद आ जाएगा क्योंकि अब पहले किसी ने इस तरह से ये टॉपिक्स पढ़े भी नहीं है। अच्छा, ये चीज कुछ समझ में आ रही है? क्या है ये? कुछ स्तंभ जैसा नजर आ रहा है, कुछ कभी देखा है पहले? कभी नहीं देखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो इसको। ये क्या है? अशोक का, इसका नाम है अशोक का दिल्ली मेरठ स्तंभ अभिलेख। वैसे तो हम जब अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे ना, जब बहुत अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन ये अब पुरातत्व के अंदर आ रहा है तो इसके क्वेश्चन अलग तरह से बनते हैं। ये क्या है? अशोक का दिल्ली मेरठ स्तंभ अभिलेख। ये क्यों हम पुरातत्व के अंदर पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसकी हिस्ट्री एशियाटिक सोसाइटी के साथ जुड़ गई है। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछ लिए गए, आगे भविष्य में अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ये अशोक का दिल्ली मेरठ स्तंभ है, इसके साथ 2 नाम जुड़े हुए हैं, दिल्ली और मेरठ। क्या मतलब है, कुछ समझ में आ रहा है भाई? 2 नाम। ये एक्चुअली में अभी कहां स्थित है? ये अभी दिल्ली में स्थित है। ये दिल्ली में दिल्ली रिज पड़ती हैं, दिल्ली की पहाड़ियां जो जहां अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली में जाके खत्म होती है, वहीं पर हिंदूराव हॉस्पिटल है, वहां ये स्टैब्लिश है। दिल्ली की पहाड़ियों में, जिनको दिल्ली रिज बोलते हैं, वहां स्टैब्लिश है अभी। लेकिन दिल्ली मेरठ क्यों बोल रहे हैं इसको? दिल्ली, हाँ बोलो, हाँ पहले मेरठ में था, सही पकड़ा। एक्चुअली में ये मूल जो स्तंभ था ये मेरठ में एस्टेब्लिश था, और फिरोज शाह तुगलक को चूल मची। वो एक बार गया हुआ था शिकार पर मेरठ के पे, फिरोज शाह तुगलक 14वीं सदी का कौन? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। ये मेरठ गया हुआ था, इसको दिखाइए। इसने बोला यार ये तो बड़ी बढ़िया चीज है,
ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है, ये क्या है, कुछ अनोखा सा नजर आ रहा है। तो कहा इसको चलो दिल्ली ले चलो। तो इसको मेरठ से उठाकर कहाँ स्टैब्लिश कर दिया, दिल्ली में स्टैब्लिश कर दिया। लेकिन अब इसकी असली हिस्ट्री शुरू होती है। जब हम अशोक के अभिलेखों को पढ़ेंगे वहां भी ये कई चीजें रिपीट होती हैं अलग अलग जगह, क्योंकि मैंने आपको बताऊंगा कि कैसे इतिहास अविच्छिन्न होता है। अविच्छिन्न होता का मतलब होता है जुड़ा रहता है। इतिहास कभी टूटता नहीं है, इतिहास एक धारा के रूप में बहता है। वो अब पता चलेगा आपको कैसे बहता है। ये अशोक का अभिलेख था जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मेरठ में एस्टेब्लिश किया गया था अशोक के द्वारा ओरिजिनली। 14वीं शताब्दी में इसको कौन उठा लाया, फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले आया, दिल्ली लाके एस्टेब्लिश कर दिया। एस्टेब्लिश तो हो गया रहा। इस फिरोज शाह तुगलक ने लोगों को, बड़े बड़े पंडितों को बुलाया कि इस पे देखो, यहाँ लिपि दिख रही होगी आपको हल्की सी, ये देखो खुद रही, एक यहाँ खुद रही है। इसको पढ़वाने की कोशिश करी, यार इसको पढ़ो, ये मेरी समझ में तो आ नहीं रही। कोई भी पंडित इसको पढ़ नहीं पाया, थक हार के सब अपने घर चले गए और ये स्तंभ ऐसे ही खड़ा रहा। आगे क्या होता है कि एक और बादशाह आता है। जब मुगलों का अंतिम और बुरा दौर चलने लगा तो एक बादशाह आता है फर्रुखसियर। नाम सुना है फर्रुखसियर का? बादशाह फर्रुखसियर। इसके समय में क्या हुआ कि दिल्ली रिज के पास ही एक बारूद का बहुत बड़ा कारखाना था या गोदाम टाइप था। उसमें एक दिन लग गई आग। आग लगी तो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और विस्फोट हुआ तो ये खंबा, ये जो स्तंभ है अशोक का, इसकी चपेट में आ गया और ये दूर जाके गिरा। उखड़ के गिरा तो इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, 5 टुकड़ों में बट गया। 1 2 3 4 और 5 गिर गया, जाके टूट गया। लेकिन देखिए इतिहास की विडंबना। फर्रुखसियर अपनी खुद की जान बचाता हुआ फिर रहा था। उसने इसको उठाने की कोशिश ही नहीं किया। पड़ा है तो क्या है, पत्थर का टुकड़ा ही तो है। ये गिरा पड़ा रहा। ये बात कब कर रहा हूं मैं, 1700, फर्रुखसियर का टाइम कब से, 1713 से मोटा मोटा 1719 तक के, इसके बीच का घटनाक्रम है। और ये पड़ा ही रह गया। जब हम अशोक की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो एक व्यक्ति का नाम आता है पादरी। एक व्यक्ति आता है पादरी, इसका नाम है टिफेंथलर या टीथैम्फलर, ये नाम आता है पादरी टिफेंथलर। जब हम अशोक के अभिलेखों को पढ़ेंगे, और वैसे भी ये आता है, क्वेश्चन पूछ लिएगा, किस व्यक्ति ने अशोक के अभिलेख को आधुनिक काल में सबसे पहले ढूंढा था, तो ये व्यक्ति था पादरी टिफेंथलर। अब इसका थोड़ा सा समझ लो, पादरी टिफेंथलर कौन था। पादरी टिफेंथलर एक ऑस्ट्रियाई पादरी था। ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप का, और ये जेसुइट मिशन, जिसकी स्थापना इग्निशियस लोयोला ने धर्म सुधार आंदोलन के दौरान की थी, जिसका उद्देश्य था कि जो यूरोप धर्म सुधार के माध्यम से दुनिया के नए नए देशों को खोज रहा है, वहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ये बंदा भी जो जीसस मिशन था उसके साथ जुड़ गया, और इसका उद्देश्य था कि मैं दुनिया में अब ईसाइयत का प्रचार प्रसार करूंगा, लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करूंगा। ये व्यक्ति इंडिया आ गया। कब आ गया? 1743 में। ये वही टाइम था जब उसके पश्चात हम देखते हैं कि जहां एक और तो पश्चिम में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से भारत लहूलुहान होता जा रहा था, वहीं दूसरी ओर पूरब से एक पाश्चात्य शक्ति बंगाल से उठ रही थी, जो कि थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये व्यक्ति इसी दौर में भारत आया। कौन? पादरी टिफेंथलर। इसकी, ये था तो पादरी धर्म का, लेकिन इसकी जो और रुचियां थी वो थी भारत की ज्योग्राफी में, भारत को घूमना, और जहां इसको कुछ भी अलग लगता था, अजीब लगता था, इसको अपनी पुस्तक में ये क्या कर देता था, वर्णित कर देता था। अब जब इसने ये भारत का भ्रमण करना शुरू किया तो ये 1750 में दिल्ली पहुंच गया। जब ये दिल्ली में दिल्ली रिज के पास से गुजर रहा था तो इसको एक झाड़ियां सी बिखरी पड़ी थी बहुत, और वहां विशाल जो एक इसके टुकड़े पड़े हुए दिखाई दिए 5। इसकी निगाह तुरंत चली गई कि पार की व्यक्ति था। क्यों चली गई?
क्योंकि इस पर बिल्कुल चिकना था ये एकदम, जिसको कहते हैं ना मौर्यकालीन स्तंभों की क्या विशेषता है, चिकनी पॉलिश होती थी मौर्यकालीन। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब मौर्यकालीन स्तंभ कि वो कितने चिकने होते थे, ऐसे शीशे जैसी चमक होती थी। इसकी निगाह तुरंत चली गई, यार ऐसा पत्थर तो मैं पूरी जिंदगी में नहीं देखा, पूरा यूरोप में घूम आया कहीं भी। इसने इसको देखा और इसके ऊपर इसने अभिलेखों को भी खुदे देखा, लेकिन इसकी समझ में नहीं बैठा, लेकिन इसका वर्णन इसने अपनी पुस्तक में कर दिया। इसने इस स्तंभ का उल्लेख अपनी पुस्तक में कर दिया और पुस्तक का नाम था डिस्क्रिप्शन इंडे। ये लैटिन भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसका जब यूरोपियन भाषा में अनुवाद हुआ, जब लोगों को पता चला कि टिफ्लेंथर ने तो वास्तव में इस अभिलेख की खोज, इस स्तंभ की खोज कर दी, लेकिन इसको पढ़ नहीं पाया क्योंकि ये लिपि उसकी समझ से बाहर थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि टिफ्लेंथर जो था इसने इसी का उल्लेख नहीं किया। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज की, ये राजस्थान की हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। कैसे कि जो सवाई जयसिंह द्वितीय था, जो उसने अपने यहाँ जयपुर में बनाई है ना वेधशाला, ये वहाँ पे भी आया और वहाँ आके इसने खगोलीय गणनाएं करी। उसका भी वर्णन इसने अपनी पुस्तक किसमें किया, डिस्क्रिप्शन इंडे में। ये आज तक किसी को पता भी नहीं है। अपन ऐसी चीज में ही पढ़ रहे हैं जो हमने, हो सकता है क्वेश्चन अपने आ जाए, क्यों, ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है, किसने खोज करी। उसके बाद ये भारत में भ्रमण करता रहा और फिर बाद में जाके ये अवध में इसकी डेथ हो गई और लखनऊ में इसको दफना दिया गया एक कब्रिस्तान में। ये पहला व्यक्ति था, लेकिन अब हिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती। ये ऐसे ही पड़े रहे जमीन पर। क्या, ये स्तंभ जब दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के अभिलेख को पढ़ लिया जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, जो कि एक दूसरा अभिलेख था इसके समानांतर ही दिल्ली में अशोक का, तो उसका ध्यान इस पे भी चला गया, तो उसने इसको भी पढ़ दिया जेम्स प्रिंसेप ने। तब तो उसको पता चला, अरे यार बाबा ये तो अशोक का है, जमीन पे पड़ा हुआ है। तो उसने कहा यार ये तो बहुत कीमती चीज है। उसने कहा कि भाई इसको आप सुरक्षित करो, वरना ये खराब हो जाएगा, लोग, कोई खेलेगा, कोई कूदेगा, कोई मारेगा। पिछले 50 साल से तो जमीन पे पड़ा हुआ है। देखिए 1750 में इसकी खोज हुई। ये सब देखो क्या इतिहास है। 1750 में इसकी खोज हुई, 1838 में इसको कलकत्ता भेज दिया गया। कलकत्ता कहाँ भेजा गया, जो एशियाटिक सोसाइटी का संग्रहालय था उसमें रखवा दिया इसको ले जाके। और फिर 1887 में दोबारा ब्रिटिशर्स इसको दिल्ली लेके आए कलकत्ता से और बिल्कुल आधुनिक पद्धति से इसको जोड़ दिया। ये जो आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये कब का है, 1887 ईस्वी का। इसको दोबारा अंग्रेज लेके आए कि यार ये जहां उखड़ा पड़ा हुआ था ना, इसको वहीं स्टैब्लिश करो, इसकी जगह वहीं है। कलकत्ता से एशियाटिक सोसाइटी का जो संग्रहालय था वहां से फिर से लाया गया। यदि एशियाटिक सोसाइटी नहीं होती तो ना तो ये हमें कभी मिल पाता, कोई उठा ले जाता इसको, हिस्से को अपने घर में लगा देता। अभी ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, लोग कैसे कैसे हमारी पुरातात्विक संपदा को चोरी कर लिया, खत्म कर दिया, बर्बाद हो गई। ये भी ऐसा ही होता, इसको कोई अपने आदमी नींव में लगा देता। पत्थर तो बहुत बढ़िया है यार, नींव का पत्थर बढ़िया काम कर, ले चलो इसको। भारत में है पुरातात्विक सामग्री की इतनी बेकदरी हुई है कि दुनिया के किसी देश में नहीं हुई। तो ये बचा लिया एशियाटिक सोसाइटी ने, अपने यहाँ ले गए कलकत्ता। जब ये टेक्निक आ गई कि इसको कैसे मसाले से जोड़ दिया जाए, तो इसको जोड़कर दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को पुनः एस्टेब्लिश कर दिया। समझे, ये वो स्तंभ है जिसकी खोज आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अशोक का वो कौन सा, हम हमेशा ये तो पढ़ते हैं कि टिफ्लेंथर ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख की खोज की थी, लेकिन 99% बुकों में इस बात का उल्लेख नहीं होता कि उसने किस अभिलेख की खोज की थी, क्योंकि दिल्ली में दो है, दिल्ली टोपरा भी दिल्ली में था और दिल्ली मेरठ भी दिल्ली में था। इसने दिल्ली मेरठ वाले की खोज की थी, जो 5 टुकड़े में टूटा हुआ था, और अभी कहाँ है, दिल्ली में, दिल्ली रिज में।
जो हिंदूराव हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, उसके अहाते में लगा हुआ है। ये इसकी हिस्ट्री है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और हमको ये भी समझ देती है कि हमको अपनी पुरातात्विक सामग्री को कितना संभाल के रखना चाहिए। फर्रुखसियार ने ध्यान ही नहीं दिया, बारूद की चपेट में आ गया, टूट गया, पड़ा ही रहा अगले कितने साल तक। 1713 से 1919 के बीच में टूटा था, 38 तक पड़ा रहा, 38 में फिर गया, फिर इसका पड़ा गया, फिर लौट के आया, 150-200 साल तक तो बेचारा टूटा ही पड़ा रहा, फिर ये जुड़ा दोबारा। तो ये क्या है, किसकी हिस्ट्री है? किसकी? दिल्ली मेरठ स्तंभ अभिलेख की, जो किसके साथ जुड़ी हुई है? एशियाटिक सोसाइटी और उसके प्रयासों के साथ। अब ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हमारे सामने, जो ये है, और ये तो मैं क्या, मेरा दिल्ली शुरू से बचपन से जाना रहा। तो ISBT जो दिल्ली का मेन बस वो है, बस स्टैंड, इसके जस्ट बगल में से रोड जा रही है यमुना जी के उधर से, और मैं हमेशा बचपन से इसको देखता था, यार ये क्या चीज़ है ऐसे लगी हुई है। तो जब बाद में समझ में आई तो पता चला ये जो है ये अशोक का दूसरा स्तंभ अभिलेख है, जिसको क्या कहा जाता है? दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख। और ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ गए। ये तो दिखाई देता है खूब, रोड पे से ही दिखाई देता है, ISBT जाओ तो ये नजर आएगा। देखो उस वो जमीन पे पड़ा रहा, बहुत खुरच गया, उसकी चमक नहीं है, इसकी चमक नजर आ रही है यहीं से। देखो सूरज चमक रहा है और इसकी चमक इसके ऊपर पड़ रही है। कितने सालों से, ऑलमोस्ट अगर 300, लगभग ये 2400 साल हो गए, ये धूप ताप में खड़ा ही हुआ है, बारिश भी पड़ रही है, पता नहीं इसने क्या क्या झेला होगा इस पत्थर ने, लेकिन इसकी चमक खत्म नहीं हुई आज तक। ये मौर्य कॉलिन पॉलिश थी, जिसका जो ऐसी पॉलिश कहीं नजर नहीं आती, जो मौर्यों ने जो तकनीक इजाद करी, जो वो काम करते थे, वो कोई दूसरा उस टेक्नोलॉजी की कर ही नहीं सकता है इसका। आज हम ये खिड़की दरवाजों पर किसी पे पॉलिश करते हैं या पत्थर पे भी करते हैं, वो 4-6 महीने में, जबकि हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी उड़ जाती है, वो पता ही नहीं चलता। ये 2500 साल से खड़ा हुआ है खुले में, तूफानों को झेल रहा है, बारिश को झेल रहा है, इसके ऊपर कुछ नहीं है और फिर भी ऐसी चमक है। और ऐसी चमक सब जगह, जितने भी अशोक के स्तंभ देखोगे, या मैं बराबर की केप्स की अंदर की आपको जब पिक्चर्स दिखाऊंगा, वो भी उतनी चमकीले, शीशे की तरह चमकती हैं। इसकी क्या हिस्ट्री है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? उसी के समान देखिए, वही बात, दिल्ली टोपरा, टोपरा कहां था? हरियाणा में। इसकी भी किस्मत किसने बदली? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक हरियाणा में गया शिकार करने, तो उसको ये भी दिखा, अरे यार ये क्या चीज है, इसको ले चलो दिल्ली। उसमें ये शौक तो था उसमें, पुरातत्व के विषय में थोड़ा बहुत, इसको दिल्ली ले आया। और दिल्ली लाने का जो वर्णन है वो अपने आप में एक कहानी के तौर पे, और कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। इस क्वेश्चन को बहुत पहले पूछा गया था IAS में, सिरात ए फिरोज शाही। देखिए इसका यदि वजन नापोगे ना, कई टन वजन है इसके अंदर, कई टन, मतलब कई हजार किलो वजन है। ये जमीन पे खड़ा हुआ था टोपरा, हरियाणा में, शायद अंबाला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है टोपरा। तो जब इसको देख लिया फिरोज तुगलक ने, बोला कि यार इसको यहाँ से उखाड़ के ले चलो दिल्ली। तो बोला सर उखाड़ेंगे कैसे इसको, अगर ये गिराया जमीन पे तो टूट जाएगा, पत्थर इतना ऊपर से लाट गिरेगी तो गिर टूट जाएगी, कैसे बचाएं इसको? तो जो इसको लाने ले जाने का वर्णन है वो इस ग्रंथ के अंदर है, सिरात फिरोज शाही में, जिसका लेखक अज्ञात है, पता नहीं चलता किसने लिखी थी। समूचा वर्णन विद चित्र विद फोटो अवेलेबल है, और इसकी जो ओरिजिनल पांडुलिपि है वो खुदाबख्श लाइब्रेरी है, जो भारत का राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, उस खुदाबख्श लाइब्रेरी में इसकी ओरिजिनल पांडुलिपि रखी हुई है, जिसमें फोटो बना हुआ है। वो फोटो जब मैं आपको फिरोज शाह तुगलक का इतिहास पढ़ाऊंगा, फोटो भी दिखाऊंगा। क्या वर्णन करता है सिरात फिरोज शाही कि जब इसको गिराया गया तो बादशाह सुल्तान को बड़ी चिंता थी कि टूट नहीं जाए भाई ये, तो कैसे बचाया? तो रुई के गद्दे बनाए गए, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े गद्दे, और उन गद्दों को बिछाया गया जमीन पे, और फिर एक से खुदाई की गई कि इसी तरफ झोंक लेके गिर जाए। लेकिन आप सोचो कि कई टन का पत्थर है
उसके इम्पैक्ट को रोकने के लिए कैसे गद्दे बनाए होंगे रुई के, रुई भरी उनमें, मतलब कितना हजारों किलो रुई लगा के वो गद्दे बनाए गए ताकि उसके इम्पैक्ट को जमीन तक ना पहुंचने दें। और इसको गिरा दिया, गिर गया। अब बड़ी समस्या है कि इसको साले दिल्ली कैसे लेके जाएं, ये और बड़ी समस्या। सिरात फिरोज शाही कहती है कि जो इसको ले जाने के लिए स्पेशल गाड़ी बनवाई फिरोज शाह तुगलक ने, जिसमें 42 पहिए थे, इतनी बड़ी गाड़ी थी वो इसको ले जाने के लिए, और एक पहिए को खींचने के लिए 200 लोगों को लगाया गया, इतना वजन था। क्योंकि ऐसे रोड तो थी नहीं जैसे हमारे यहाँ रोड है, भाई खींच ले गए। एक आप मोटरसाइकिल को चलाओ ऐसी रोड पर, एक चलाओ खेत में, कितनी ताकत लगती है उसको। तो जो रोडें तो थी नहीं, ऐसी जंगल में खड़ा था, तो वहां स्पेशल जो गाड़ी थी 8400 लोग लगे इसको खींचने में, वहां से दिल्ली लाने में। जब दिल्ली लाए तो समस्या आई कि यमुना बीच में आ गई, तो इसको पार लेके कैसे जाएं, क्योंकि ये यमुना के पार है। ये फिरोज शाह का बना हुआ शहर है, इसकी तिमंजले पे इसको स्टैब्लिश किया गया। तो फिर नावों में इसको बहुत बड़ी अलग से स्पेशल इसके लिए नाव बनाई, ताकि उस गाड़ी में से उतार के इसको नाव में रखे और नाव में से फिर इसको यहाँ लेके आए। ये भी अपने आप में इंजीनियरिंग थी। इससे पता चलता है कि ये तो स्थिति कब की बता रहा हूं मैं, 14वीं सदी की, जो कितने साल बाद है, अशोक के 1700 साल बाद की बात कर रहा हूं अशोक से। 1400 साल ये और 1700 साल पहले कैसे लाया होगा अशोक। और ये कहां बनते थे, चुनार, बनारस में बनते थे, और बनारस से दिल्ली जा रहे हैं, कंधार जा रहे हैं, अफगानिस्तान। तो आप देखो मौर्यों की टेक्नोलॉजी, जब इसको इतनी समस्या हो गई उखाड़ के लाने में, तो मौर्य कैसे ले जाते होंगे, उनका कितना सशक्त इंजीनियरिंग होगी, कितने टनों बड़े वजनी पत्थरों को, चुनार के पत्थर से बनारस वहाँ बन रहा है और इसको पूरे भारत में सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ इसको खड़ा कर रहे हैं। राजस्थान में तो चलो शिलाखंड है, ये 7 स्तंभ लेख जो मिलते हैं, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है। फिर इसका वर्णन इंपॉर्टेंट, इस ग्रंथ के कारण इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या है, बहुत बड़ा इतिहास का आधार है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इस पर 2 अभिलेख और मिलते हैं। एक बार राजस्थान में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये जो दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख है, इस पर किसका अभिलेख मिलता है। इस पे मिलता है विग्रहराज चतुर्थ का, जिसको क्या कहा जाता था, बीसल देव, 1163 ईस्वी का, जिसमें वो तुर्क और मलेच्छों को पराजित करने का दावा करता है। भाषा संस्कृत है, लिपि देवनागरी है। उसके बाद एक और अभिलेख मिलता है जिसकी चर्चा कोई नहीं करता और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 1224 ईस्वी का, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। कौन, इब्राहिम लोदी। कौन, इब्राहिम लोदी। उसका भी एक अभिलेख इसी पे मिलता है। अर्थात जब मैं कहता हूं कि इतिहास हमेशा एक बहती धारा के रूप में होता है। कब बना स्तंभ, 300 ईसा पूर्व में, मतलब अगर उसका टाइम लगाओ तो 250 ईसा पूर्व में, ईसा से भी 250 साल पहले। उसके लगभग 1700 साल बाद इसको कौन लेके आया, फिरोज शाह तुगलक का दिमाग फिर गया। उसके बाद लगभग उसके 150 साल बाद इस पे और अभिलेख खुद गया, एक अभिलेख वो खुद गया, और इसकी खोज फिर कब हुई, आधुनिक भारत में आ गए। और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अभिलेख, ये अभिलेख इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसी अभिलेख के माध्यम से, इसी अभिलेख, क्योंकि इस पर जो अशोक की लिपि खुदी हुई है वो बहुत साफ है। बाकी के जो अभिलेख हैं उसमें एक तो पूरे अभिलेख नहीं है, दूसरा वो खुर्च गए, खराब हो गए। इसी अभिलेख, कौन सा, दिल्ली टोपरा जो अभिलेख है, इसी अभिलेख के माध्यम से जेम्स प्रिंसेप ने क्या पढ़ ली थी, ब्राह्मी लिपि। इसलिए भी इसका बहुत महत्व है। ये वही अभिलेख है जिसके माध्यम से डिकोड कर दिया ब्राह्मी लिपि को, और इसमें सहायता की थी सांची के अभिलेख ने भी। मैं सांची का भी इतिहास पढ़ाऊंगा, जब आपको पता चलेगा कि कैसे इतिहास की चीजें, जिनके बीच में किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर का दायरा होता है, जो हजारों साल का इतिहास अपने आप में समेटे रहती हैं, कैसे एक दूसरे की मदद करती। अभिलेख है अशोक के टाइम का, फिर इस पे 12वीं शताब्दी में अभिलेख खुद रहा है, फिर 16वीं शताब्दी में अभिलेख खुद रहा है, फिर इसको लेके आ गया कौन, फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली ले आया, और इसी अभिलेख के माध्यम से
पूरी ब्राह्मी स्क्रिप्ट को खोल दिया और फिर भारत के जितने भी अशोक के अभिलेख थे वो सारे पढ़ लिए गए। अगर ये काम नहीं होता, और ये कौन कर रही है काम? एशियाटिक सोसाइटी। ये अभिलेख एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से ही पढ़ा गया। जेम्स प्रिंसेप किससे संबंधित? एशियाटिक सोसाइटी। तो आप कितनी फैसिनेटिंग हिस्ट्री है। यदि हम चीजों को समझने का प्रयास करें ना, तो क्वेश्चन तो अपने आप सही हो जाता है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीज आ कहां से रही है, ये चीज जाएगी कहां पे। और मैं इसको पढ़ाना चाहता तो सीधा ही पढ़ा देता। दिल्ली टोपरा 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसका अनुवाचन किया और खत्म हो गई। लेकिन जो क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं वो हमारे मिस हो जाते हैं। समझ रही बात? ये एक और इंपॉर्टेंट जो हमारा अभिलेख है, जो कि एशियाटिक सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है, जेम्स प्रिंसेप के साथ जुड़ा हुआ है, और कैसे पूरी भारत की हिस्ट्री के साथ ये जुड़ जाता है। अब एक और आ जाते हैं। हाँ, ये देखो, ये इसका भी बड़ी गजब हिस्ट्री है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और मतलब क्वेश्चन तो ऐसे बनाता है पेपर सेटर कि यदि हम ध्यान नहीं रखें तो चीज मिस हो जाए हमारे सामने से। ये आप जो देख रहे हो ना, ये पता है क्या है? ये वो अभिलेख है, ये मतलब सॉरी, ये वो स्तंभ अभिलेख है जो अगर मैं कहूं तो 1600 ऑलमोस्ट भारत की 2000 साल का अभिलेखों का इतिहास रखता है। 2000 साल। सबसे यदि इंपॉर्टेंट किसी अभिलेख ऐसा बात करो कि कोई ऐसा स्तंभ अभिलेख है 2000 ईयर्स की हिस्ट्री अपने आप में समेटे, तो ये स्तंभ अभिलेख है। पता है कौन सा है ये? ये स्तंभ अभिलेख है आपका, इसका नाम है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। और इसका क्या नाम मिलता है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। पहले इलाहाबाद कहते थे, अब उसका नाम क्या बदल दिया है? प्रयाग कर दिया है, प्रयागराज। ये वही है। ये कहाँ लगा हुआ है? इलाहाबाद में, आज के प्रयागराज में। नाम बदलते रहते हैं वक्त के साथ। क्या जबरदस्त बात है इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो आप ये देख रहे हैं और एक आप ये देख रहे हैं। ये क्या चीज है? जब मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, एक पादरी था टिफलेंथलर। वो टिफलेंथलर पूरे भारत में घूम रहा था, 40 साल तक भारत में घूमता रहा। धर्म प्रचार करना तो वो भूल गया। वो क्या करने लग गया? भारत की सभ्यता और संस्कृति में डूब गया। जहां जाता था डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया पुस्तक जो थी उसमें वो दर्ज करता रहता था बढ़िया बढ़िया चीजें। जब वो प्रयाग पहुंचा तो उसने स्तंभ एक ऐसा खुदा देख लंबा खड़ा हुआ देखा। उसको बड़ा अजीब लगा कि यार मैं जब दिल्ली था, ये बाद में खोजा है उसने। ये 1750 के दशक की बात है। वो 1750 में से ही खोज लिया था। ये उसके बाद में, जब ये दिल्ली से कहाँ आता है? प्रयागराज या आज इलाहाबाद में। तो इसको देखता है, वहां तो उसने वो टूटा हुआ देखा था, लेकिन यहां इसने खड़ा हुआ देखा ये। और खड़ा हुआ देखा तो इसको लगा कि यार इस पे भी वही चमक है, इस पे भी वही पॉलिश है जो कहाँ पे थी? दिल्ली में देखी थी। तो ये है तो कोई एक। तो उसने अपनी जो पुस्तक थी ऐसे जिसमें अपना लिखता था, तो ये स्केच बनाया इसका इस तरह का। और एक्चुअली में क्या था ये था भारतीय इतिहास के जो सबसे कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख माने जाते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। ये था अशोक का, इसके बहुत सारे नाम हैं। अशोक का प्रयाग स्तंभ अभिलेख। अब इसकी खूबियां बताएंगे जो क्वेश्चन में हमसे पूछी जाती है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, इसकी भी देखिए कहानी है। ये मूल रूप से अभिलेख कौशांबी में स्टैब्लिश था, कौशांबी में। लेकिन वो कौन व्यक्ति था जो इसको कौशांबी से उखाड़कर प्रयाग में लगा दिया, ये नहीं पता इतिहास में।
हमें दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ का तो पता चल जाता है सीरत फिरोज शाही से, कि इसको फिरोज शाह तुगलक लाया था। वो ग्रंथ नहीं होता तो उसका भी नहीं पता चलता फिरोज शाह तुगलक लाया था। लेकिन इतिहास में कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि जिससे पता चले कि ये अभिलेख पहले कौशाम्बी में था ये स्तंभ, और बाद में इसको इलाहाबाद में लगाया गया। लेकिन सर आप ये पूछोगे, क्वेश्चन आपका हो सकता है यहीं पर, कि सर फिर आपको कैसे पता, जब किसी को नहीं पता कि ये अभिलेख लाया कौन था, तो ये कैसे पता कि कहां से आया था? क्वेश्चन हो सकता है ना, कि जब इसका कोई उल्लेख ही नहीं कर रहा कि मूल रूप से ये अभिलेख कहां था, तो ये कैसे पता चलेगा कि सर ये अभिलेख कौशाम्बी में था? हुई ना बात। कैसे पता चलता है? वो ऐसे पता चलता है कि ये जो अभिलेख है इसको बहुत इंपॉर्टेंस प्राप्त है अशोक के अभिलेखों में, क्योंकि इसको संघ भेद अभिलेख कहा जाता है। और भी हैं ऐसे, एक इंपॉर्टेंट है संघ भेद अभिलेख। क्या था? जिसमें अशोक कौशाम्बी के जो महामात्य थे उनको ये आदेश देता है कि यदि कोई भिक्षु और भिक्षुणी बौद्ध संघ में फूट पैदा करे तो उनको धर्म से बाहर निकाल दिया जाए। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। तो इसको क्या कहा जाता है? संघ भेद अभिलेख, क्योंकि इसमें कौशाम्बी के महामात्रों को उल्लेखित किया गया है। तो जो कौशाम्बी तो इलाहाबाद से बहुत दूर है, तो जब कौशाम्बी के महामात्रों को आदेश दिया गया है तो ये अभिलेख मूल रूप से कहाँ था? कौशाम्बी में था। बाद में से कौन आया, तो ये मध्यकाल में ही है, लेकिन कौन लेके आया इस पर बहुत ज्यादा विवाद है, कोई प्रूफ नहीं मिलता। एक तो ये अभिलेख हो गया अशोक का। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यही एकमात्र ऐसा अभिलेख है अशोक का जिसमें उसकी वाइफ का उल्लेख मिलता है। हाँ, ये दोनों नाम आते हैं। हाँ, प्रयाग कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी से उखाड़ के जैसे दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ हो गए, लेकिन इसको अक्सर प्रयाग स्तंभलेख ही बोलते हैं। ये इसके अंदर छुपा हुआ है कौशाम्बी। क्यों पूछ लेता है कि मूल रूप से कहाँ लगा था हमने, तो कौशाम्बी में। क्यों लगा था? क्योंकि कौशाम्बी के महामात्रों को ये आदेश दिया था कि जो संघ में भेद करे भिक्षु भिक्षुणी उसको संघ से बाहर निकाल दो। इससे ये भी पता चलता है कि अशोक अपने व्यक्तिगत धर्म में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जब भी वो ऐसा आदेश दे रहा है। अदरवाइज ऐसा आदेश क्यों देता? और क्या इंपॉर्टेंट है इसका मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में, कि इस अभिलेख को रानी का शिलालेख भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अशोक की एकमात्र पत्नी जिसका उल्लेख है उसके स्वयं के अभिलेखों में, उसका नाम है कुरुवाकी, और जो उसके पुत्र तीवर की मां थी। अशोक के अभिलेखों में केवल उसकी एक पत्नी और एक बेटे का उल्लेख है। इसको रानी का शिलालेख कहा जाता है, जिसमें वो दान देने का उल्लेख करी। अर्थात इसमें अशोक के काल के दो अभिलेख मिल जाते हैं। एक वो अभिलेख जिसमें अशोक संघ भेद का आदेश दे रहा है कि संघ में जो भेद उत्पन्न करेगा, संघ मतलब बौद्ध संघ, और दूसरा उसकी वाइफ है जो कहती है कुरुवाकी के, जो उसके पुत्र तीवर की मां थी। हालांकि हम हिस्ट्री में देखेंगे कि कोई भी साहित्यिक साक्ष्य ना तो इस पत्नी का उल्लेख करता है ना इस पुत्र का उल्लेख करता है, लेकिन ये हैं सिद्ध। क्यों? क्योंकि इनका नाम आ गया है। लेकिन साहित्यिक साक्ष्य में कहीं उल्लेख नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य में उल्लेख है। तो इसको क्या कहा जाता है? रानी का शिलालेख भी कहा जाता है। लेकिन बात से यहीं तक होती तो बात खत्म हो जाती। अब इसके बाद असली कहानी शुरू होती है। ये जो शांति का अभिलेख है, जिसको माना जाता है कि भाई कौन थे अशोक, कौन थे भाई बौद्ध धर्म के वो संरक्षक थे, शांति की अहिंसा की बात करते थे, इस पर उस प्राचीन भारत के शासक का नाम मिलता है जिसको कहा जाता था क्या? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है प्राचीन भारत में? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, वो भी इसी पे खुदी हुई है। देखो, इस पे ऊपर की तरफ अशोक, फिर उसकी वाइफ का अभिलेख, फिर बीच में गुप्तकालीन अभिलेख है जिसको किसने खोदा? समुद्रगुप्त ने। और इस प्रयाग प्रशस्ति को किसने पढ़ा था? 1834 ईस्वी में। किसने? महान पुरातत्ववेत्ता, महान व्यक्ति जिसका फिर से नाम क्या आता है? जेम्स प्रिंसेप। ये गुप्तकालीन लिपि थी, इसलिए पहले पढ़ ली गई। ब्राह्मी लिपि को बाद में पढ़ा गया 3 साल। इसलिए जब तक ये अभिलेख पढ़ा लिया गया, अशोक के और ये अभिलेख नहीं पढ़े थे उसने 1834 तक।
तब उस दुनिया को पता चला, जब प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन करता है ना, उसके सामुद्र दिग्विजयों का वर्णन है, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति, दक्षिण में प्रत्यंत राज्यों के खिलाफ दूसरी नीति, प्रसभोंदरण की नीति उत्तर भारत में, पूरी की पूरी लाइनों का बहुत बड़ा अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति। इस अभिलेख को और क्या कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति, क्योंकि इसमें समुद्रगुप्त की क्या है? विजयों का उल्लेख है। और इसी के माध्यम से दुनिया जान पाई कि एक्चुअली में जो समुद्रगुप्त का कितना महान शासक था। यदि यह समुद्रगुप्त का अभिलेख नहीं मिलता तो हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता भी नहीं चलता। उसकी विजयों के बारे में पता तो चल जाता, उसकी विजयों के बारे में पता नहीं चलता। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी, इस पर राजा बीरबल का भी अभिलेख मिलता है। राजा बीरबल का भी अभिलेख मिलता है। राजा बीरबल किसका समकालीन था? अरे भाई, अकबर का था कि नहीं था मित्र, परम मित्र। और इसमें क्या कहता है बीरबल कि वो 1700 शायद नहीं, 1700 नहीं, ये बात 1500 शायद 75 का अभिलेख है। एक्चुअली मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये 75 या 85 में से कोई एक वर्ष है। लेकिन वो वर्ष इंपॉर्टेंट नहीं, जो कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि मैं प्रयाग आया माघ मेले में भाग लेने और स्नान करने। इससे क्या पता चल रहा है कि जो मध्यकाल में मुगलों का शासन था, उस वक्त भी जो प्रयाग में जो संगम है ना, वहाँ पे स्नान होते थे। अर्थात ये परंपरा बहुत प्राचीन जा रही। आज भी वो लगता है ना, प्रयाग महाकुंभ लगता है, तो उस माघ शीर्ष की बात कौन कर रहा है? राजा बीरबल कर रहा है। और ये क्या चीज़ दिखा रही है कि अकबर के समय में धार्मिक सहिष्णुता की नीति जारी थी। जब भी तो हिंदुओं को क्या थी? आज़ादी थी कहीं भी जाने की। और अकबर अपने शासनकाल के आरंभ में क्या हटा देता है? तीर्थ यात्रा कर हटा देता है कि तीर्थ यात्रा करो, ये गलत चीज़ है यार, किसी की तीर्थ यात्रा करने पे कर क्यों लगा रहे हो? उसकी पुष्टि किससे हो रही है? इस राजा बीरबल के अभिलेख से होती है। यहीं पे बात नहीं रुकती, यहाँ पे इस पे एक चौथा अभिलेख भी मिलता है जो मुगल सम्राट जहांगीर के काल का है। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख हो जाता है। इस पे 2 अभिलेख अशोक के समय के, फिर राजा बीरबल का, और उससे पहले महान प्रयाग प्रशस्ति किसकी? समुद्रगुप्त की, और फिर जहांगीर का अभिलेख। अर्थात ये 2000 साल की हिस्ट्री रखे हुए है। तभी मैं जैसे बार बार इस बात का उल्लेख करता हूं कि इतिहास को हम कई बार विभाजित तो कर देते हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, लेकिन क्या आप इसका इतिहास अलग कर सकते हो क्या? इस खंबे, इस स्तंभ का जो एक्चुअल में अशोक ने गाड़ा, जिस पे समुद्रगुप्त ने अपनी प्रयाग प्रशस्ति खुदवा दी, फिर बीरबल ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया, और फिर जहांगीर भी खुदवा देता है। और जिसको पढ़ा किसने? 1834 में जेम्स प्रिंसेप ने। लेकिन इसकी भी क्या हुआ? इसके साथ भी बेकदरी हो गई। 1800 मतलब ये लगभग ये 19वीं शताब्दी के शुरुआत में गिर गया, और गिर गया तो ये जमीन पे ही पड़ा रहा अगले 40-50 साल तक। और फिर 1838 में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था एडवर्ड स्मिथ। बहुत बड़े इंजीनियर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। उन्होंने इसकी बेकदरी देखी, अरे जमीन पे ही पड़ा हुआ है, तो इन्होंने कहा इसको उठवा के इसको खड़ा करो। जब इसको खड़ा किया तो एडवर्ड स्मिथ ने अपनी तरफ से एक शेर की प्रतिमा बनाकर इसके ऊपर लगा दी, ये वाली। ये फोटो प्राचीन फोटो है, 1870 के आसपास खींचा गया है ये फोटो। ओरिजिनल देखो टिफलेंथर ने ऐसे बनाया था। ये तो टूट के गिर गए, पता नहीं कहाँ चले गए जब ये गिरा। इसके ऊपर अशोक मतलब एक प्रतिमा बना दी शेर की, लगा के उसको लगा के, और ये खड़ा कर दिया। लेकिन बाद में ये प्रतिमा भी टूट गई। और यदि आज आप करंट का फोटो देखोगे प्रयाग स्तंभ लेख का, तो ये चीज नहीं है। अर्थात प्रयाग स्तंभ लेख की भी जो है ना स्थिति बदलती रही है। इतिहास तो है ही इसका आकार भी बदलता रहा है। टिफलेंथर ओरिजिनल इस रूप में दिखाता है जब ये लगा हुआ था। जब ये नीचे गिर गया तो फिर इसके ऊपर ये बना दिया एडवर्ड स्मिथ ने, और फिर बाद में ये भी हट गया, और फिर ये ऐसा का ऐसा ही। अभी जो स्थिति है ये इस तरह की है, ये ऊपर का हिस्सा नहीं है, सिर्फ इतना हिस्सा है। तो ये क्या है? इसकी हिस्ट्री है। क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तो पूछी ही जाती है, ऑलमोस्ट ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें नहीं पूछी गई हो।
कई बार जब खतरनाक क्वेश्चन पूछें तो फिर ये भी पूछ लिया है कि किन किन के अभिलेख मिलते हैं। लेकिन सामान्यतः 99% लोग इन 3 लोगों पर रुक जाते हैं, किस पर? अशोक पर, समुद्रगुप्त पर और जहांगीर पर। लेकिन इस पर बीरबल का जो अभिलेख है उसे भूल जाते हैं। और अशोक के भी 2 अभिलेख खुदे हुए हैं इस पर, रानी का अभिलेख और संगलेख। तो हमने अपन जो भी पढ़ रहे हैं वो इतिहास को एक इतिहास समझने के दृष्टिकोण से तो पढ़ ही रहे हैं कि इतिहास क्या है और वो कैसे हमारे सामने आया, किन किन लोगों ने इसमें योगदान दिया। लेकिन हमारी परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं हम इसको भी नहीं भूल रहे। उसी दृष्टिकोण को हम लेके 360 में आगे बढ़ रहे हैं कि कोई चीज़ हमारे निगाहों से छूट नहीं जाए। हालांकि इतिहास इतना बड़ा है कि उसको नहीं कर सकते, लेकिन हमारी परीक्षा में जो चीज़ आ जाए और हमको आनंद भी दे दे इतिहास का, वो चीज़ें क्या है हम लेके चल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही जो जिसे कहते हैं ना फैसिनेटिंग हिस्ट्री रही है इंडिया की, जिसको जिसे कहें कि अगर उसको भुला दें हम कि जिन व्यक्तियों ने इसको योगदान दिया है, इस पुरातात्विक संपदा को हमारे सामने संरक्षित रखा है, तो ये एक प्रकार से कृतज्ञता होगी, उनके योगदान को नकारना होगा। अंग्रेजों के वैसे अंग्रेजों ने कोई बढ़िया काम नहीं किया इस देश में। जब मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ाऊंगा तो उन्होंने जो जुल्म सितम किया है और जो इस देश को लूटा है उसकी तो है ही एक बर्बादी की पूरी लंबी दास्तान। लेकिन कुछ अच्छे काम कर गए वो ना चाहते हुए भी। उनमें से कुछ अच्छे काम ये हैं जो पुरातत्व के क्षेत्र में किए। बाद में जब उनमें साम्राज्यवादी दृष्टिकोण आ गया, जो हम देखेंगे हिस्ट्री में, तो फिर ये सब चीज़ें पीछे छूट गई उनकी। जो शुरुआत में उन्होंने अच्छे काम किए, बाद में तो फिर उन्होंने जो इस देश का बैंड बजाया उसको क्या उसका वर्णन हम जब मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे इस देश को बर्बाद किया अंग्रेजों ने। तो ये अभी हमारी एक हमने इस चीज़ को समझा, हमारे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कैसे पूछे गए हमने उनको देखा। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी फिर ऑलमोस्ट 5 मिनट बाद, फिर हम दूसरा और अच्छी चीज़ें इसमें देखने का प्रयास करेंगे।